स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ मास एक्शन एंड रेट लॉ। लॉ ऑफ मास एक्शन एंड रेट लॉ कि लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है, रेट लॉ क्या कहता है, इनकी स्टेटमेंट्स कैसे एक्सप्रेस करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन है दोनों के अकॉर्डिंग, और फिर दोनों में डिफरेंस क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोनों। रेट लॉ इस रेट लॉ ऑफ मास एक्शन से भी इंपॉर्टेंट है, इससे हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालेंगे जो इस चैप्टर में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन क्या होता है उसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है, सबसे पहले हम इसको पढ़ेंगे। लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, according to this law, the rate of a chemical reaction, the rate of a chemical reaction is directly proportional to the products is directly proportional to the product of reactants, product of concentration of reactants raised to the power stoichiometric coefficients। ठीक है कि रेट ऑफ ए रिएक्शन, सपोज करो आपके पास एक रिएक्शन है A प्लस B, इसके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है A, इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है B। क्या होता है स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट की, हम कोई भी रिएक्शन करवा रहे हैं कि N2 प्लस H2 गिव्स NH3, तो जब इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ 3 आएगा, यहाँ क्या आएगा 2। तो ये जो आगे जो हम 2, 3 जो भी हम वैल्यू लिख रहे हैं ये सभी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है। अगर यहाँ कुछ नहीं है तो इसका मतलब है कि यहाँ 1 है। यहाँ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 3 है, यहाँ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या आपके पास, तो ये आपके पास स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स है A और B, और इससे कोई भी प्रोडक्ट फॉर्म होता है। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इसको हम आर भी लिख सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A की कंसंट्रेशन इनटू B की कंसंट्रेशन। ऐसा लिख रहे हैं, प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स raised to the power their stoichiometric coefficients, A और B। इसका stoichiometric coefficient A है, इसका क्या है B, तो हम ये कर दिए। तो रेट ऑफ रिएक्शन इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और R इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं K A की पावर A इंटू B की पावर, where K is rate constant। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, रेट कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, रेट कांस्टेंट। ठीक है, तो ये लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है कि हमने अब तक पढ़ा था कि रेट ऑफ रिएक्शन हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर हमें पता है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स ना, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ रिएक्टेंट, हम उससे भी निकाल सकते हैं, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। ये है लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग कि जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होगा वो पावर में आ जाएगा। ठीक है, अब इसके लिए जो प्लॉट होगा वो कैसे आएगा कि इधर है टाइम और इधर आपके पास कंसंट्रेशन। तो जो रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन है वो तो लगातार डिक्रीज होती जाएगी, और प्रोडक्ट्स की जो कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज होती है। This curve is for products and this curve is for reactants। ठीक है, तो टाइम के साथ रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन कम होगी और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी।
ठीक है, तो ये तो था लॉ ऑफ मास एक्शन। अब रेट लॉ क्या कहता है वो डिस्कस करें। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें रेट लॉ की, तो रेट लॉ क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस rate of a chemical reaction, rate of a chemical reaction is directly proportional to, is directly proportional to the product of, to the product of concentration of reactants raised to some power, raised to some power which may or may not be equal to stoichiometric coefficients, stoichiometric coefficients। ठीक है, स्टोइकियोमेट्रिक कि आपके पास जो रेट होगी किसी भी केमिकल रिएक्शन की वो किसके बराबर होगी। जैसे कोई अब केमिकल रिएक्शन हो रही है ए बी और ये क्या फॉर्म कर रहे हैं प्रोडक्ट्स। देखो हम यहाँ प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन नहीं लेंगे, रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन में हम डील करेंगे। तो ए का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ए है, बी का बी है, स्मॉल बी है, स्मॉल ए। अगर अब हम रेट लॉ के अकॉर्डिंग लिखते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, तो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, ए इंटू बी और इनकी पावर, ठीक है, ए नहीं होगी। अब ए की पावर ए नहीं होगी, इसको मैं अल्फा लिख रहा हूं और इसको बीटा। क्या लिख रहा हूं, अल्फा और बीटा। अब ये अल्फा और बीटा ए के इक्वल हो सकता, अल्फा ए के इक्वल हो सकता है और बीटा बी के इक्वल हो सकता है, मे और मे नॉट बी इक्वल टू स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स। तो फिर ये किसके इक्वल होंगे, अल्फा और बीटा जब ए और बी के इक्वल नहीं होंगे तो ये हम एक्सपेरिमेंटली बता सकते हैं। क्या बता सकते हैं, एक्सपेरिमेंटली। ये अल्फा और बीटा क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, नंबर ऑफ एक्टिव मॉलिक्यूल्स which are taking part in a chemical reaction, कि वो मॉलिक्यूल्स या वो आइटम्स रिएक्टेंट्स की जो एक्चुअली में रिएक्शन कर रहे हैं। कि देखो अगर मैंने लिखा किसी रिएक्शन में कि 2N2 plus H2 एनीथिंग, कोई भी प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, तो इसका मतलब है कि हमने 2 मोल तो N2 लिया है और 1 मोल क्या लिया H2, तो हम 2 मोल N2 की रिएक्शन 1 मोल H2 के साथ करवा रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि 2 मोल पूरे का पूरा रिएक्ट करेगा, 1 मोल में जितने भी पार्टिकल्स हैं वो सब रिएक्शन करें, उसमें से कुछ पार्टिकल्स रिएक्शन करेंगे और कुछ नहीं भी करेंगे, ऐसे भी होंगे। तो ये वो एक्टिव मॉलिक्यूल्स हैं जो रिएक्शन कर रहे हैं, अल्फा प्लस बीटा उनकी कंसंट्रेशन है। तो ये अल्फा बीटा ए और बी के इक्वल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। कोई एलिमेंट्री रिएक्शन, देखो कई रिएक्शंस होती है नंबर ऑफ स्टेप्स में, तो उसमें हम स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को अल्फा के इक्वल नहीं लिख सकते। हमारे पास अब ये हम कोई भी रिएक्शन देख के नहीं बता सकते कि अल्फा और बीटा क्या आएगा, अल्फा और बीटा क्या आएगा। कि मैंने कोई रिएक्शन लिखी और मैं कह रहा हूं इसमें बताओ अल्फा और बीटा क्या होगा, हम नहीं बता सकते। वो उसमें स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के इक्वल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, वो केवल एक्सपेरिमेंटली ही बताया जा सकता है और वो आपसे नहीं पूछेगा कि अल्फा बीटा बताओ। हम कैसे उसको निकालेंगे अल्फा बीटा को, थ्योरेटिकली वो हम अभी सीखेंगे कि हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में हमें कोई रिएक्शन दे दी, हम नहीं बता सकते कि इसमें अल्फा ये आएगा बीटा ये आएगा, हमें उसके साथ कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन जब तक नहीं दी जाए। वो एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या हो सकती है कि सपोज पर हमें कोई रिएक्शन दी 2A plus 3B, 2A plus 3B gives C plus 2D। कह रहा है इसमें बताओ अल्फा और बीटा क्या आएंगे। अगर उसने लिख दिया कि ये रिएक्शन है एलिमेंट्री, कैसी रिएक्शन है, एलिमेंट्री रिएक्शन है, और लिख दिया सिंपल रिएक्शन, क्या लिख दिया, सिंपल रिएक्शन, तो इसका मतलब ये है कि आपके पास जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या हो जाएगी, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी a की पावर 2 into b की पावर 3, ये हो जाएगा। अगर मैंने लिख दिया एलिमेंट्री रिएक्शन है या सिंपल रिएक्शन है तो
मतलब ये रिएक्शन वन स्टेप में हो रही है, तो इसके लिए जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स है वो अल्फा और बीटा के बराबर हो सकते हैं। अगर ये हमें एलिमेंट्री रिएक्शन नहीं कहता कि एलिमेंट्री रिएक्शन नहीं है, तो मैं नहीं लिख सकता था कि ए की पावर क्या आएगी, बी की पावर क्या आएगी, कुछ भी हो सकता है। 0 भी हो सकता था, एक 0 एक 1 भी हो सकता था, दोनों 1 भी हो सकते थे, 2 3 भी हो सकते थे। मैं देख के नहीं बता सकता अगर मेरे को कोई और अदर इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी तो। ठीक है, तो ये है रेट लॉ। क्या कहता है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, जो भी रिएक्टेंट्स है उनके प्रोडक्ट्स और उनकी पावर क्या होगी, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स के इक्वल हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। ये डिपेंड, ये एक्सपेरिमेंटली हम वेरीफाई कर सकते हैं। तो ये रेट लॉ है, ठीक है, जो आपको पता होना चाहिए। अब लॉ ऑफ मास एक्शन भी हमने पढ़ा, उसमें जो पावर थी वो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के इक्वल थी। यहाँ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के इक्वल नहीं है, पहला तो डिफरेंस ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। दूसरा, उसको हम थ्योरेटिकली डिटरमाइन कर सकते हैं कि लॉ ऑफ मास एक्शन के में जो रेट है हम उसको थ्योरेटिकली डिटरमाइन कर सकते हैं। यहाँ ये जो पावर होगी या जो रेट है उसको हम एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन कर पाएंगे। कैसे डिटरमाइन कर पाएंगे? एक्सपेरिमेंटली। तो ये हमारे पास डिफरेंस हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? डिफरेंस। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हम पढ़ने वाले हैं वो है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन? बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये चैप्टर का। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। हमें क्वेश्चन में पूछ सकता है ऑर्डर क्या है रिएक्शन का, कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्या होता है। सबसे पहले तो ये देखते हैं, द सम of the powers of the concentration terms involved या written in the rate law expression for reaction is called order of the reaction. ठीक है, कि रेट लॉ एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग हम क्या लिख रहे थे कि रेट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ए की पावर अल्फा, बी की पावर बीटा। अल्फा और बीटा जो है वो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के इक्वल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या होगा, अल्फा प्लस। जो भी कंसंट्रेशन टर्म्स है उनकी पावर क्या आएगी, उनका अगर सम कर देंगे क्या आ जाएगा, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। और ये हम किससे बता सकते हैं, एक्सपेरिमेंटली। कैसे बताएंगे, एक्सपेरिमेंटली। ठीक है, तो हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी एक्सपेरिमेंटली भी निकाल सकते हैं। अब इसको थ्योरेटिकली कैसे निकालेंगे, अगर हमें कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी है तो वो क्या क्या इंफॉर्मेशन हो सकती है उनको हम आगे देखेंगे। तो हमारे पास ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हमें अल्फा की वैल्यू पता है, अगर हमें बीटा की वैल्यू पता है, आगे हमें दे रखी है तो उनका सम कर देंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब किसी रिएक्शन का ऑर्डर 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी, 3 भी, कोई भी ऑर्डर हो सकता है। ठीक है, हम जो डिस्कस करेंगे हमारे जो सिलेबस में जो है वो है 0, फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, मतलब इनमें से 0 और फर्स्ट ऑर्डर में से क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। सेकंड में से कई बार इसकी यूनिट पूछ सकता है या इसके बारे में कि सेकंड ऑर्डर क्या होगा, या कोई वन वर्ड में क्वेश्चन आ सकता है। लेकिन जो न्यूमेरिकल होगा वो 0 से या फर्स्ट से आएगा डेफिनेटली। कि उसमें क्या पूछेगा, कंसंट्रेशन पूछता है, क्या है, वो हम सब आगे देखेंगे। लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपको समझ में आ गया होगा क्या है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, अब इसके कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं कि अगर हमें कोई वैल्यू दे रखी है तो उसका ऑर्डर क्या बताएंगे, और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन या आपके पास जो रेट ऑफ रिएक्शन है। अब यहाँ से देखो, इसी को अगर मैं और कहूँ कि R की वैल्यू मैं लिख सकता हूँ कि ए की पावर अल्फा, बी की पावर बीटा। के क्या होगा आपके पास, रेट कांस्टेंट। क्या होगा, रेट कांस्टेंट। तो ये जो रेट कांस्टेंट है इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, इसकी यूनिट क्या होगी, आगे देखो आप देखेंगे कि इसकी यूनिट जो है
उसी को देखकर हम बता देंगे कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो। अगर हमें के की कोई वैल्यू दी और उसकी यूनिट लिख दी उसके साथ और कहना बताओ क्या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा, तो उसकी यूनिट देख के हम बता देंगे। कैसे, वो सब हम आगे एग्जांपल्स के साथ। फॉर एग्जांपल कि अगर हमारे पास एक रिएक्शन है H2 plus I2 gives 2H, कह रहा है रेट ऑफ रिएक्शन बताओ, और अगर हमें इसके लिए रेट ला एक्सप्रेशन दे रखा है, रेट ला एक्सप्रेशन, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग क्या, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H2 और I2 की कंसंट्रेशन। जब यहाँ कुछ भी नहीं लिखा तो मतलब दोनों जगह पावर कितनी है, दोनों जगह पावर कितनी है 1। और ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि इसके लिए रेट ला एक्सप्रेशन ये है, तो फाइंड आउट द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। तो ऑर्डर कितना हो जाएगा रिएक्शन का, 1 + 1 कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा। इस तरीके से हम रेट, अगर हमें कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी है तो मैंने ये पहले आपको बताया था, तभी हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बता सकते हैं। अगर मेरे को केवल ये रिएक्शन गिवन होती और रेट ला एक्सप्रेशन अगर नहीं दिया होता तो मैं इसके लिए रेट ऑर्डर कुछ नहीं लिख सकता था कि इसका ऑर्डर 2 होगा, मैं नहीं बता सकता था। ठीक है, कुछ अब क्वेश्चंस हम देखेंगे जहां हम देखेंगे यहाँ पावर 2 है, सॉरी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है, 3 है, लेकिन उसकी पावर 0 आएगी। उसकी पावर कितनी आएगी, 0। तो हम देख के नहीं बता सकते रिएक्शन को कि ऑर्डर क्या आएगा। तो ये हमें रेट ला एक्सप्रेशन गिवन था क्वेश्चन में, तो हमने बता दिया कि इसका ऑर्डर कितना हो गया। अब यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट, यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट कि हमारे पास जो रेट कांस्टेंट है, अगर अब यहां से मैं रेट ऑफ रिएक्शन को इस तरीके से भी लिख सकता हूं कि H2 और I2, तो आपके पास के क्या हो गया, रेट कांस्टेंट। अब इसकी यूनिट होगी क्या, तो देखो इसके लिए जनरल अगर मैं आपसे कहूं यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट के की जो यूनिट होगी वो किसके इक्वल आएगी, कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन इसकी पावर 1 - n और टाइम इनवर्स, टाइम इनवर्स, ये हो जाएगी यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। क्या हो जाएगी, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट वेयर n इज ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, अब सपोज करो, अब देखो हमारे पास जो कंसंट्रेशन वो नॉर्मली होती है मोल्स पर लीटर में, किसमें मिलेगी, मोल्स पर लीटर में, तो उसकी पावर 1 - n, और टाइम जो है वो सेकंड में भी हो सकता है, मिनट में भी हो सकता है। अगर सेकंड में है तो आपके पास ये होगी, एक जनरल इक्वेशन में बना। ठीक है, अब देखो अगर आपके पास 0 ऑर्डर रिएक्शन है तो n की वैल्यू कितनी होगी, 0 ऑर्डर रिएक्शन। इसके लिए देखो अब 0 ऑर्डर रिएक्शन के लिए यूनिट ऑफ k, यूनिट ऑफ k क्या आएगी, कंसंट्रेशन है आपके पास मोल पर लीटर, या मैं लिख सकता हूं इसको मोल लीटर इनवर्स, और उसकी पावर 1 - 0 और सेकंड इनवर्स। टाइम हमने सेकंड में लिख लिया, इसमें ले लिया सेकंड में। तो आपके पास अब यहां से जो आएगी वो होगी मोल लीटर इनवर्स एंड सेकंड इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, या हम सिंपल लिख सकते हैं मोल और इस तरीके से दिखा सकते हैं, लीटर को L और सेकंड को S, कैसे भी लिख सकते हो आप। इट इज द यूनिट ऑफ फॉर 0 ऑर्डर रिएक्शन, ये नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 0 ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट जो की है आपके पास, उसकी यूनिट क्या आ गई, मोल पर लीटर पर सेकंड, मोल पर लीटर पर सेकंड। अगर आपके पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, क्या आपके पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की अगर हम बात करें तो यूनिट ऑफ के क्या होगी, यूनिट ऑफ के, इसको मैं लिख रहा हूं मोल लीटर इनवर्स और उसकी पावर 1 - n था, तो n की वैल्यू 1 है, और आपके पास सेकंड इनवर्स, ये तो क्या हो गया, 0। तो 0 जब हो गया, किसी की भी पावर 0 है वो तो 1 हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा आपके पास, सेकंड इनवर्स। तो यूनिट ऑफ के फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज सेकंड इनवर्स, क्या आपके पास सेकंड इनवर्स। ठीक है,
सेकंड ऑर्डर के लिए अगर हम बात करें, फॉर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, फॉर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन n की वैल्यू 2, ये n की वैल्यू कितनी है आपके पास 1 थी, तो आपके पास यूनिट ऑफ k क्या हो जाएगी, यूनिट ऑफ k मोल लीटर इनवर्स और इसकी पावर 1 - 2 और सेकंड इनवर्स। तो आपके पास ये क्या आएगा, देखो ये पावर हो जाएगी अब आपके पास मोल लीटर इनवर्स और इसकी पावर -1 और यहाँ आएगा आपके पास सेकंड इनवर्स। तो यहां से आपके पास यूनिट क्या आ गई, लीटर मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स, लीटर मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स, यूनिट ऑफ Q क्या आ गया आपके पास, यूनिट ऑफ Q मोल लीटर मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स। तो आप यूनिट अगर आपको पता है रेट कांस्टेंट की तो आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बता सकते हैं। ठीक है, हमने पढ़ा रेट लॉ ऑफ मास एक्शन, रेट लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो किसके इक्वल होगी, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट और उनकी जो पावर होगी वो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के इक्वल होगी। रेट लॉ एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग ऐसा नहीं होगा और हो भी सकता है कि जो आपकी रेट ऑफ रिएक्शन है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट और उनकी पावर जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, प्रोडक्ट्स ऑफ रिएक्टेंट्स और उनकी पावर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के इक्वल हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। उसको हमने अल्फा और बीटा लिखा था। फिर हमने पढ़ा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या था, अल्फा और बीटा का सम, और अल्फा और ये ऑर्डर अल्फा और बीटा हम कैसे बताएंगे, एक्सपेरिमेंटली। अगर हमें कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं दी है तो किसी भी रिएक्शन के लिए हम रेट ऑफ रिएक्शन कैसे बताएंगे, एक्सपेरिमेंट। कैसे बताएंगे, एक्सपेरिमेंटली। हम किसी रिएक्शन को देख के नहीं बता सकते। उसके एक एग्जांपल मैंने बताया, इसमें हमें रेट लॉ एक्सप्रेशन गिवन था तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2। अब इसमें हम प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटाते हैं तो हमारे पास एक रेट कांस्टेंट आता है k, एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, रेट कांस्टेंट। अब इस रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या होगी, वो सभी जो ऑर्डर की रिएक्शंस है उनके लिए अलग अलग हो सकती है। अगर आपके पास जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है तो जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है कि n, देखो ये जो अल्फा और बीटा का सम है ये जीरो भी हो सकता है कि दोनों की पावर है जीरो रहती है, तो आपके पास n की वैल्यू जीरो होगी, वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो उसके लिए यूनिट क्या हो जाएगी, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो यूनिट ऑफ k क्या हो जाएगी, सेकंड इनवर्स, और अगर आपके पास सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है तो लीटर मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स। तो इस तरीके से हम यूनिट से भी बता सकते हैं कि आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अब मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ ए रिएक्शन। क्या पढ़ेंगे, मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ ए रिएक्शन। फिर उसके बाद जो आगे का है वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। तो सब अब पढ़ते हैं मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन। मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन, देखो मॉलिक्यूलैरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में डिफरेंस भी हम पढ़ेंगे, ठीक है, वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। तो मॉलिक्यूलैरिटी क्या होती है, सबसे पहले तो हम ये देखते हैं, क्योंकि हम डिफरेंस की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि दोनों सिमिलर है, कुछ जगह इनमें डिफरेंस है जो समझना बहुत जरूरी है, तो वो हम करेंगे। तो आप सबसे पहले तो हम ये देखते हैं मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन होती है। The number of atoms, ions, molecules that collide with each other so as to carry out a chemical reaction is called molecularity of a reaction. Is called molecularity of a reaction. कि कितने atoms, molecules, ions आपस में collide कर रहे हैं, react कर रहे हैं to carry out a chemical reaction. वो क्या होगी, molecularity of a reaction. For example, मैंने लिखा N2 gas plus H2 gas gives twice of NH3, ठीक है। तो इसके अंदर अगर मैं बात करूं मॉलिक्यूलैरिटी की, मॉलिक्यूलैरिटी, तो इसके अंदर जो मॉलिक्यूलैरिटी होगी वो क्या हो जाएगी आपके पास 4। कितनी हो जाएगी, 4। कितने रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, 1 + 3 = 4। तो अभी हम सिंपल इसी तरीके से बता सकते हैं कि कितने एटम्स है, मॉलिक्यूल्स है आपस में रिएक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट अगर हमारे पास है 2HI gives H2 + I2, तो यहां जो मॉलिक्यूलैरिटी होगी रिएक्शन की वो कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 2, क्योंकि कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 2 मॉलिक्यूल्स।
तो इस तरीके से हम मॉलिक्यूलरिटी बता सकते हैं और ये सभी आपके पास सिंपल रिएक्शंस क्या है, सिंपल रिएक्शंस। तो मॉलिक्यूलरिटी जो है वो सिंपल रिएक्शंस के लिए ही बताई जा सकती है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के लिए इनको नहीं बता सकते। ठीक है, एक थ्योरेटिकल वैल्यू है पूरी की पूरी, ठीक है, जिसमें हम केवल ये देखेंगे कि कितने मॉलिक्यूल्स हैं, उनको ऐड कर देंगे और आपके पास मॉलिक्यूलरिटी। तो ये था ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। अब इसमें क्या डिफरेंस है दोनों में वो हम कल डिस्कस करेंगे। आज जो करवाया है वो आपको अच्छे से डिटेल में पढ़ना है, अगर कोई डाउट रहती है तो मेरे से पूछो। ठीक है, थैंक यू।